मॉडर्न इंडिया यानी कि आधुनिक भारत में, यानी कि क्या, आधुनिक भारत इतिहास अगर आप देखते हैं तो उसमें एक चैप्टर क्या है, भारत में शिक्षा का विकास। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसकी महत्ता अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम, भारत का कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से सवाल हमेशा आते रहे हैं, चाहे प्री बेस कोई एग्ज़ाम हो, कोई वनडे एग्ज़ाम हो, या आपका जैसे मेंस के में भी यहाँ से एक सवाल दो सवाल हमेशा आते रहे हैं। तो इसकी महत्ता बहुत अधिक है, इसकी भारतीय शिक्षा के विकास के चैप्टर की। इस चैप्टर में इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, रैले कमीशन, इसके पहले डिस्पैच हो चुका है और हंटर कमीशन हो चुका है। आज क्या है, थॉमस रैले कमीशन, यानी कि रैले कमीशन 1902 का है ये। इस रैले कमीशन को जैसे देखा जाए ना, तो इसी की सिफारिश पर ही भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया गया था। यही कारण है कि इसी वजह से रैले कमीशन को, इसे हम भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के नाम से भी जानते हैं। इसका कारण रही क्योंकि इसी की सिफारिश पे ये पारित किया गया था। अब बात होती है कि अगर देखा जाए तो 1902 में कौन, 1902 में लॉर्ड कर्जन द्वारा थॉमस रैले की अध्यक्षता में गठित एक आयोग था। इस आयोग का काम क्या था कि मैकाले की जो शिक्षा नीतियाँ थीं, और इसके पहले जितने भी, चाहे हंटर हो, चाहे हंटर कमीशन हो, चाहे इसका डिस्पैच हो, इनके द्वारा की गई सिफारिशों का क्या करना था, मूल्यांकन करना था, मूल्यांकन करके सुझाव देना था। इसीलिए लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था, थॉमस रैले की अध्यक्षता में जो है रैले कमीशन का गठन किया। अब ये भी बता दें आपको कि जो लॉर्ड कर्जन है, इसके समय, इसका जो कार्यकाल है, यानी इसका जो काल है, शिक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लॉर्ड कर्जन ने मैकाले की जो शिक्षा नीति थी, अंग्रेजी शिक्षा नीति, उसका विरोध किया था। उसने कहा था कि लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा को इतनी अधिक महत्ता दे दी कि वह देसी जो स्थानीय भाषा थी, यानी कि स्थानीय जो साहित्य, उनका जो लैंग्वेज था, उनके साथ उसने पक्षपात किया, भेदभाव किया, उन्हें महत्व कम दिया। ऐसा, या ये भी कह सकते हैं कि लॉर्ड मैकाले की का जो पद्धति था, यानी फिल्ट्रेशन थ्योरी थी, उसका विरोध करने वाला कौन था, लॉर्ड कर्जन था। इन्हीं सब सुधारों के लिए लॉर्ड कर्जन ने 1902 में क्या गठित किया, थॉमस रैले की अध्यक्षता में एक कमीशन का गठन किया। एक बात और बता दें, वो ये चाहता था, लॉर्ड कर्जन ये चाहता था कि जो भारत, कह सकते हैं, जो सरकार का नियंत्रण होता है कहाँ, विद्यालयों पर, उसे बढ़ना चाहिए। यानी कि सरकार अगर नियंत्रण अपना कठोर तरीके से करती है, तो जितनी सिफारिशें किसी आयोग द्वारा की गई हैं, उनका क्रियान्वयन सही तरीके से हो सकता है, और नहीं तो नहीं होगा। उसका मकसद यही था करने का। एक बात ये भी था कि वो कर्जन की एक खास बात ये भी रही कि वो चाहता क्या था, भारतीयों को शिक्षित करना चाहता था। भले ही राष्ट्रीयता की भावना से उसे समस्या थी, कर्जन इस बात से, क्योंकि उसने बंगाल का विभाजन किया था, इस बात को आप जानते हैं, राष्ट्रवाद से नफरत तो करता था भारतीयों की, लेकिन ये नहीं चाहता था कि भारतीय शिक्षित न हो। वो इस बात को कहता था कि एक बात उसको समझ में भी आ गई थी कर्जन को, कि मैकाले का विरोध इसलिए भी करता था क्योंकि मैकाले ने कहा था अंग्रेजी भाषा में भारतीयों को शिक्षित किया जाए, शिक्षा का विकास भारत में किया जाए, तो उसका माध्यम क्या हो, इंग्लिश हो। तो कहीं ना कहीं कर्जन को ये भी लग गया था कि अंग्रेजी ब्रिटिश साम्राज्यवाद के लिए क्या हो सकता है, हानिकारक हो सकता है। इसीलिए किसने, लॉर्ड कर्जन ने किसका विरोध कर दिया था, लॉर्ड मैकाले की उस मिनट का, यानी मैकाले मिनट जो था, मैकाले का जो विवरण पत्र था, जो स्मरण पत्र था, उसका विरोध किसने किया था, लॉर्ड कर्जन ने। करने के पीछे का ही कारण है, वो चाहता था कि भारतीय शिक्षित हो जाए, इससे कोई गुरेज नहीं था, किसे, लॉर्ड कर्जन को। लेकिन कर्जन को लगने लगा था कि अंग्रेजी जानते हैं हानिकारक सिद्ध होगी, किसके लिए, ब्रिटिश साम्राज्य के लिए। यानी साम्राज्यवाद का जो विस्तार है, उस पर अंकुश लगा सकते हैं। भारतीय आए दिन हमेशा क्या करते रहेंगे, आंदोलन ही करते रहेंगे, तो उनकी कितने आंदोलन का हम सामना करेंगे। अब बते बात समझे मेरी, यानी कर्जन विरोध करने के पीछे का यही कारण है। और उसने कहा कि जो देसी भाषा थी भारत की, उसका विरोध, उसको कहीं ना कहीं उसका विरोध करके मैकाले ने पक्षपात किया, किसके साथ, उसके साथ। यानी सबसे अधिक पक्ष किसका ले लिया था उसने, सबसे अधिक पक्ष लिया अंग्रेजी का, और जो स्थानीय भाषा थी उसको उसने किनारे कर दिया, किसने, मैकाले ने। इसी की जांच करने के लिए, इसी का मूल्यांकन करने के लिए थॉमस रैले की अध्यक्षता में रैले कमीशन बनाया था।
एक बात और बता दें, मूल उद्देश्य तो इस कमीशन का ये था बनने का, क्या था कि शिक्षा संस्थाओं को सरकारी नियंत्रण में ला करके भारतीय राजनीतिक जितनी क्रियाएं हैं उन्हें दुर्बल कर दो। यानी पूरे के पूरे जो विद्यालय हैं वो किसके अधीन हो जाएं, सरकार के नियंत्रण में अधिक अगर होते हैं तो भारतीय राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा था, कहीं ना कहीं जो वहाँ से निकल कर जो राजनीति कर रहे थे वो क्या हो जाता, दुर्बल हो जाता है। उसे कमज़ोर करने के लिए कि जो राजनीति बड़े बड़े यूनिवर्सिटी जो स्थापित हुई थी, कलकत्ता, मद्रास है ना, और बॉम्बे की, पंजाब में स्थापित हुई, फिर आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 1887 में स्थापित हुई थी। तो जो यूनिवर्सिटी सब वो पंजाब यूनिवर्सिटी आपकी 1882 में हुई थी, है ना। तो जो यूनिवर्सिटी स्थापित उसे सोचता था कि विश्वविद्यालय में जो लोग पढ़ रहे हैं राजनीतिक लोग वहीं पैदा हो रहे हैं। यूनिवर्सिटी पहले, आज भी और पहले भी देखा जाए, वर्तमान में भी बहुत बड़े जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ से निकले हुए अच्छे अच्छे नेता हुए, कोई रक्षा मंत्री बन गया, कोई कुछ बन गया, इस देश के बहुत अच्छे अच्छे पदों पर लोग, राजनीतिक मुख्यमंत्री बहुत सारे लोग बने। तो विश्वविद्यालय राजनीति से निकले हुए भारत के बहुत सारे नेता हैं, जवाहरलाल नेहरू भी ऐसे ही बहुत सारे नेता रहे हमारे देश में। तो उसको लगा इस बात को कर्जन को कि सरकार का अगर नियंत्रण स्थापित हो जाए तो कम से कम ये जो विश्वविद्यालय की राजनीति है ये क्या हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा। इन्हीं सबके उद्देश्य से रैले कमीशन का गठन किया था। और ये चाहता था कि एक बात ये भी है, लेकिन बहाना क्या बना लिया, बहाना ये बना लिया कि शिक्षा व्यवस्था कमज़ोर है। वो शिक्षा व्यवस्था कमज़ोर का बहाना बना करके उसने इस कमीशन को जो बनाया था, कोस दिया मैकाले को, सबको कोस दिया, लेकिन असली टारगेट उसका क्या था, क्योंकि कर्जन एक साम्राज्यवादी वायसराय है। क्या है ये, साम्राज्यवादी। ध्यान रखिएगा, ये साम्राज्यवाद विस्तार करना, यानी कि इसकी पॉलिसी में क्या था, साम्राज्य का निर्माण करना, यानी ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना, वो यही चाहता था। और राष्ट्रवाद को कमज़ोर करने के लिए इसीलिए इसने 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया था। लेकिन बहाना बना लिया इसने। बहाना क्या बनाया, कहा कि शिक्षा का स्तर गिर रहा है, इसमें सुधार की आवश्यकता है, इसलिए हम इस कमीशन को गठित कर रहे हैं। लेकिन मैकाले को दोषी ठहराया, क्यों, क्योंकि अंग्रेजी क्या बन रही थी, साम्राज्य के विस्तार में बाधा बन सकती थी। इसे लगा था कि भारतीय जो समझने लगेंगे, अंग्रेजी माध्यम में उनको शिक्षा मिल जाएगी, विकसित हो जाएंगे, यानी उनके अंदर शिक्षा का विकास होगा, वो साहित्य को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद उनके अंदर बौद्धिक विकास जैसे होगा। क्योंकि अध्ययन एक ऐसा मंत्र है, अध्ययन ऐसा मंत्र है, यानी ज्ञान एक ऐसी शक्ति है जो किसी को भी चित्त कर सकती है, ये समझिएगा, सभी बंधन को तोड़ सकती है। यानी कह सकते हैं ज्ञान ऐसा प्रकाश पुंज होता है, अगर किसी के अंदर सोचने समझने की, तर्क करने की क्षमता आ जाएगी तो जाहिर सी बात है फिर उसको आप गुलाम अपना बना नहीं रख सकते हैं, और विरोध जरूर दर्ज करेगा, कहेगा ये नहीं, ये होना चाहिए। समझे आप। तो इसी बात से कर्जन घबराया था, इसने किया। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपना उद्देश्य कर्जन पूरा जो करना चाहता था, पहले तो मैकाले की शिक्षा नीति का घोर विरोध कर दिया, अंग्रेजी को चूंकि किनारे कर दिया, देसी भाषा को सपोर्ट कर दिया, और कहा सरकारी नियंत्रण स्थापित कहाँ होना चाहिए, विश्वविद्यालय पर, क्योंकि वहाँ से राजनीतिक लोग पैदा हो रहे हैं, आंदोलन करने वाले वही निकल के आ रहे हैं, तो क्यों ना उसी को नियंत्रित कर दो कि विश्वविद्यालय स्तर पर कोई राजनीति नहीं होगी। जैसे वर्तमान में छात्र संघ का चुनाव होता है, क्या होता है, अब नहीं होता, इसमें नहीं होता ना, प्रतिबंधित है वो। हाँ बिल्कुल, क्यों प्रतिबंधित कर दिया गया, छात्र संघ का चुनाव होने वहाँ से नेता निकलते रहते थे, इसमें नहीं हो रहा चुनाव। तो उसने अपने उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए सितंबर 1901 में शिमला में, ध्यान दीजिए, सितंबर 1901 में शिमला में जो अध्यापक गण थे या शिक्षा अधिकारी थे, उनके सभी रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधियों को बुलाया शिमला की बैठक में। वहाँ बुलाने के बाद उसने 150 प्रस्ताव रखवाया और कहा कि आप लोग प्रपोजल दीजिए कि शिक्षा में सुधार कैसे हो सकता है। तो जो लोग वहाँ शामिल हुए थे, शिक्षा अधिकारी या अध्यापक गण, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर वगैरह, जो लोग वहाँ गए थे, उन लोगों ने 150 प्रस्ताव बना के उसे सौंप दिया। किसे, कर्जन को। कर्जन से स्वीकार किया। कर्जन ने फिर वही प्रस्तावों को देख करके विचार किया और 1902 में थॉमस रैले की अध्यक्षता में इस कमीशन का निर्माण कर दिया। अब तो आप समझ गए होंगे कि कर्जन की इस कमीशन को बनाने में क्या मंशा थी, किस उद्देश्य से कर्जन ने इस रैले कमीशन को 1902 में गठित किया था। अब आप ये भी समझ गए उसकी भावना क्या थी। शिक्षा, इसका समय भारत में शिक्षा के काल का समय बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छा समय है उसका टाइमिंग, उसका जो टाइम पीरियड है वो भारतीय शिक्षा के लिए बहुत अच्छा है, कैसे गोल्डन टाइम है। लेकिन उसके पीछे कुछ और है छिपा, उसकी असली मंशा क्या है अब आप समझ गए होंगे, यही मैं आपको बताना चाह रहा था। जब उसने कमीशन का गठन किया तो उसने काम और कर लिया, लोगों को खुश करना है ना, 2 भारतीयों को भी शामिल कर लिया। 2 भारतीय कौन है इस कमीशन में, सैयद हुसैन बेगरामी और गुरदास बनर्जी। इन दोनों लोगों को भी उसने
शामिल किया 2 भारतीयों को और कहा कि ऐसा है कि आप लोग मुझे भारतीय विश्वविद्यालयों की शिक्षा के संबंध में सुझाव दीजिए। किसने कहा? कर्जन ने इस कमीशन से कहा था। तो उन्होंने कहा ठीक है। वो 1904 में, अब बात कब आ गई, इन यानी रैले और ये 2 भारतीय, इन लोगों ने मिल करके इस पर विचार किया और 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 जो पारित हुआ है, इस अधिनियम को पारित होने से पहले एक रिपोर्ट 1904 में थॉमस रैले ने प्रेजेंट किया किसके सामने? कर्जन के सामने, और अपनी बातों को बता दिया, सारी बातों को। क्या कहा? अगर इसके मेन पॉइंट को कम से कम शब्दों में देखा जाए तो क्या है कि अशासकीय विद्यालयों पर कठोर नियंत्रण स्थापित कर दिया जाए। कहने का मतलब ये था कि विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा, अनुसंधान, ये भी बात है। उसने कहा अगर सरकार, जो विश्वविद्यालय हैं उन पर सरकार का नियंत्रण अधिक स्थापित हो जाता है तो जो उसमें जो शैक्षिक स्तर जो गिर रहा है वो क्या हो जाएगा? उठ जाएगा। वो किसका मानना था? उसको मानना था थॉमस रैले का। दूसरी बात ये भी कहा कि गवर्नर जनरल को ये शक्ति दे दिया जाए। क्या? यानी वही वायसराय, तो कि वायसराय का समय है ना, ये उसमें वायसराय लोग हैं, तो कहा गया कि गवर्नर जनरल को क्या कर दिया जाए? अधिकार दिया जाए कि विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय सीमा का वो निर्धारण कर सके। यानी कह सकते हैं पूरा का पूरा नियंत्रण स्थापित होना चाहिए सरकार के कहाँ? विश्वविद्यालयों पर। दूसरी बात क्या कहा कि विश्वविद्यालय के जो सीनेट यानी कि जो एक उत्तर प्रतिनिधि सभा बनती थी, एक जो काउंसिल थी यूनिवर्सिटी की, उस काउंसिल के जो मेंबर होते हैं उनमें कम से कम 50 हों और अधिक से अधिक 100 हों और 100 से अधिक ना हो। लेकिन शुरुआत में क्या था? शुरुआती दौर में जो सीनेट होता था ना, ये सीनेट के जो मेंबर होते थे इनका कार्यकाल निश्चित नहीं था। अब इनका कार्यकाल नहीं निश्चित है कि कितने साल रहेंगे, तो हर बार नियुक्त हो रहे हैं तो ये संख्या बढ़ती चली जा रही थी। कितनी? रिटायर हो ही नहीं रहे हैं। अगर 5 साल संख्या निश्चित कर दिया गया, ये 5 साल पहले नहीं बताया गया था। 1904 के पहले यूनिवर्सिटी की जो काउंसिल है, अभी भी एक परिषद है आपकी और यूनिवर्सिटी में, समझ सोचिएगा, उसमें मेंबर्स होते हैं। तो उस परिषद जो बनती थी, काउंसिल बनती थी, सीनेट कहा गया। सीनेट को ऐसे राज्यसभा, जो अमेरिका की राज्यसभा है उससे उसकी तुलना की जाती है सीनेट की, समझ रहे आप? सीनेट एक सभा है, बस इतना जानिएगा आप, ठीक। तो सीनेट कहा गया कि जो सीनेट यानी कि विश्वविद्यालय के सीनेट में जो सदस्य होते हैं कम से कम 50 होंगे, अधिकतम 100 होंगे। तो इसलिए ऐसा उसने कहा दिया क्योंकि ये पहले 1904 के पहले यह सदस्य संख्या निश्चित नहीं थी और इनका कार्यकाल भी नहीं निश्चित था। और कार्यकाल जब बेटा नहीं निश्चित है तो जाहिर सी बात है जो नियुक्त हो गया है जब तक मर नहीं जाएगा तब तक रहेगा। तो सीनेट के मेंबर क्या होगा? बढ़ते जाएंगे और भार किसके ऊपर होंगे? विश्वविद्यालय के ऊपर होंगे। तो इसीलिए उसने कहा कि इनका कार्यकाल भी निश्चित करो, 5 साल होना चाहिए, बस 5 ईयर, यानी 5 साल रिटायर हो जाएंगे। तो क्या होगा? ये संख्या अपने आप मेंटेन रहेगी कि कम से कम 50, अधिकतम 100। इसमें सुधार करने का प्रयास किया। कहीं कहीं ये भी मिलता है कि यह कार्यकाल 5 वर्ष के बजाय कितना है? 6 वर्ष है। कुछ पुस्तकों में कहा जाता 5 साल के लिए था, लेकिन अगर प्रामाणिकता के साथ में कहूँ तो सीनेट के जो मेंबर्स होते हैं इसमें 6 साल इनका समय रखा गया था, 6 ईयर। और इसमें कुछ ऐसे होते थे जो लगभग 20 के आसपास जो होते थे वो निर्वाचित कर लिए जाते थे। यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर होते थे उनके द्वारा मतदान करवा करके, और उसमें 15-20 जो होते थे ना उनको नॉमिनेट कर दिया जाता था। जैसे कुछ नामी सदस्य होते थे सीनेट में और कुछ निर्वाचित होते थे। अब सीनेट के सदस्यों का निर्वाचन किससे करते थे? वो जो वहाँ विद्यालय में कर्मचारी गण है वही लोग उनको चुनाव में वोट देते थे, वो चुनते थे और उसमें निर्णय करना पड़ता था। यानी सरकार ने विश्वविद्यालय पर नियंत्रण बढ़ाया कब से? 1904 विश्वविद्यालय अधिनियम के पारित होने के बाद से। ये बात अच्छे से ध्यान में रखिएगा। यानी सरकार का नियंत्रण विश्वविद्यालयों पर बढ़ा निम्नलिखित में से किस कमीशन के सुझाव पर या किस अधिनियम के द्वारा? तो कमीशन पूछेगा तो रैले कमीशन। अगर पूछता क्या कौन सा अधिनियम है तो बताओ कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, ठीक है। यानी पूरा का पूरा उसका एक इरादा था कि सारा कुछ वायसराय और सरकार के अधीन कर दो विश्वविद्यालय को, जिसमें शैक्षिक स्तर गिर रहा है, जो लापरवाही लोग कर रहे हैं वो खत्म हो जाए। विश्वविद्यालय में सरकारी अध्ययन शोध के लिए प्रोफेसर की नियुक्ति की बात उसने कर दिया। कहा कि देखिए जो विश्वविद्यालय हैं उन विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा में खास बात होती है कि जैसे अगर कोई रिसर्च करना चाह रहा है, अनुसंधान हो रहा है, तो उसके लिए स्पेशल क्या किया जाए? प्रोफेसर योग्य, एक लाइन थी उसकी, क्या? योग्य प्रोफेसर और अध्यापकों की नियुक्ति होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं आपके और यूनिवर्सिटी पास ही में है, यहीं पर अगर देखा जाए बहुत अच्छे योग्य क्या है प्रोफेसर हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो इनके अधीन आप रिसर्च करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं, समझ रहे हैं आप? कुछ ऐसे भी जो बहुत अच्छे हैं जिनके अधीन आप शोध कर सकते योग्य हैं, और कुछ ऐसे भी आपको मिलेंगे जो इतने अयोग्य हैं कि आपको रिसर्च नहीं बट टाइम पास करवाएंगे आपसे।
दोनों बातें हैं। तो उसका जो सुझाव था, सुझाव यही था ना, इसी बात को लेकर सुझाव था उसका कि अनुसंधान के लिए, रिसर्च के लिए योग्य प्रोफेसर्स की नियुक्ति की जाए। अच्छा, इस समय वर्तमान में अगर देखा जाए कुछ नीति ऐसी भी है कि बहुत ज़्यादा वैकेंसी आती नहीं, नियुक्तियां होती नहीं। अच्छा, ये भी कर्जन का ये भी मानना था कि जो रिसर्च करने के लिए, अनुसंधान के लिए प्रोफेसर को नियुक्त किया जा रहा है, उससे पहले क्या देना चाहिए? ट्रेनिंग, यानी पहले उसे उसके लिए प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए विशेष योग्यता रखने वाले अनुभवी प्रोफेसर से। जितनी बातें उसने सुझाव दिया था। और कहा कि पुस्तकालय हो, प्रयोगशाला हो, सबका प्रबंध करिए, तब जाकर के क्या पूरा होगा? अनुसंधान। ये उसका मानना था। दूसरी बात क्या है? सरकार को वीटो पावर दिया जाए कि विश्वविद्यालय का जो सीनेट है वो कोई अगर प्रस्ताव पारित कर रहा है, विश्वविद्यालय के हित में हो या अहित में हो, विश्वविद्यालय के हित में भी, विश्वविद्यालय के किसी कार्य के लिए या कहीं पैसा बजट को खर्च करने के लिए या उसमें कुछ नियम विनियम बनाने के लिए अगर विश्वविद्यालय का सीनेट कोई प्रस्ताव पारित कर देता है तो उस पर वीटो पावर किसे प्राप्त हो? सरकार को। यानी पूरी तरह विश्वविद्यालय को क्या चाह रहा था कर्जन? सरकार के अधीन हो जाए, सरकार के नियंत्रण में आ जाए और कुछ नहीं। अगर जो विश्वविद्यालय उल्लंघन करते हैं उन्हें क्या कर दिया जाएगा? उन्हें उनकी कठोर कार्रवाई की जाएगी खिलाफ, या उन्हें अगर ये कहा जाए कि उसके अधीन जो कॉलेज हैं उस विश्वविद्यालय के, उन कॉलेजों की संख्या घटा दी जाएगी। आप जानते हैं विश्वविद्यालय के अधीन बहुत सारे कॉलेज होते हैं, तो अगर विश्वविद्यालय ही नहीं ठीक है, उसका शैक्षिक स्तर गिर रहा है, तो बहुत सारे कॉलेजों को उससे अलग कर दिया जाएगा। ये सब उसके दंड देने के तरीके थे कर्जन के। यानी कर्जन ने जिस रैले कमीशन को गठित किया था, उस कमीशन ने इतनी सारे सुझाव दे दिए थे किसे? कर्जन को। और ये कर्जन की मंशा थी, वह जानिएगा, क्योंकि ये हिस्सा है किसके? ये काउंसिल के मेंबर रहे हैं। कौन? ब्रिटिश काउंसिल के मेंबर थॉमस रैले रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो अपनी इच्छा अनुसार ही किसी को नियुक्त करके अपने अनुसार जो करना चाहता था कर्जन, उसने उस चीज़ों को कर लिया था। अब एक बात ये अंत में कहा जाए कि ये कानून पूरी तरह क्या है, विश्वविद्यालयों को यह जो रैले कमीशन की सिफारिश पर विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित हुआ, इसका सीधा सीधा सार है। अगर एक लाइन में कहा जाए तो सीधा क्या कि विश्वविद्यालयों को सरकार के अधीन करने का पूरा या पूर्ण नियंत्रण में लाने का पूरा प्रयास था। किसका? विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 का। यानी कर्जन का सीधा उद्देश्य कि उच्च शिक्षा को सरकार के नियंत्रण में ले आओ, बस इतना था उसका। यही उद्देश्य है किसका? कर्जन का। अगर बात किया जाए कर्जन का उद्देश्य पूरा भी होगा, ऐसी बात नहीं है। आया, ये लागू भी कर दिया गया क्या? 1904 विश्वविद्यालय अधिनियम, इसने सुझाव दिया था, उसको शामिल करते हुए रैले ने सुझाव दिया, उसको शामिल किया गया और अधिनियम के स्वरूप में जब आया तो इसे अप्लाई किया गया भारत के विश्वविद्यालयों पर। जैसा वो चाहता था वैसा हुआ। अब ये भी बता दें आपको कि कहते हैं कि आप कितना भी कठोर कर देंगे, जब कोई चीज़ कठोर की जाती है तो लोगों में कुछ एक ऐसा हिस्सा होता है जिसमें असंतोष हो जाता है, जो संतुष्ट नहीं होते बहुत सारे लोग। जैसे कि आजकल ऑनलाइन वो डिजिटल अटेंडेंस की बात चल रही है, 8 तारीख से शुरू हुआ है और 4 दिन में इतना विरोध चल रहा है उत्तर प्रदेश सरकार का, क्या बताएं इसको, जबकि उसका होना गलत नहीं है। तो वैसे ही कोई बहुत ज़्यादा कोई कठोर नियम ले आई अचानक में और पहले ना रहा हो तो लोग परेशानी होती है ना, लोग परेशान होते हैं इस बात को लेकर। हाँ, प्राइवेट में है लेकिन सरकारी में लाने में उनको समस्या है, जबकि उनको तो फिक्स वाला पैसा मिल रहा है, सुविधाएं मिल रही हैं सरकार की, लेकिन फिर भी उनको इस बात की समस्या है ना। तो वैसे ही कर्जन जब अप्लाई करवाया था, सब ये विश्वविद्यालय अधिनियम लागू हुआ था, तो कुछ लोगों को लगा कि ना ये ठीक नहीं है, वो इसके उनको आराम में नहीं थे, उनको समस्या आ गई कि ये तो नहीं होना चाहिए, ये इसमें जो बातें हैं ये गलत हैं, मतलब सरकार के नियंत्रण विश्वविद्यालय पूरी तरह हो ही जाएगा तो हमारा क्या चलेगा, तो सीनेट ही क्यों रखे हो, क्यों नहीं सीनेट को हटा ही देते। ये भी बात आ गई। मतलब कह सकते हैं कि इतना असंतोष बढ़ता गया, यानी कि अगर ये देखा जाए कि उच्च शिक्षा पर इतना नियंत्रण लगाया गया कि प्राथमिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा भी डिस्टर्ब होगी उसी के पीछे, तो लोग इसकी आलोचना करना शुरू कर दिए। जो शिक्षित व्यक्ति थे वो कहें भाई देखो ऐसा है कि कर्जन की नीति ठीक नहीं है। लोग कर्जन की जो प्रशासन या शैक्षिक नीति रही उन दोनों के प्रति जो लोग थे पढ़े लिखे थे, बौद्धिक वर्ग था, वो असंतोष व्यक्त करने लगा। और जब वो असंतोष व्यक्त कर रहा था तो ऐसी संख्या बढ़ती चली गई, स्कूल के जो विद्यार्थी छात्र थे वो विरोध करना शुरू कर दिए थे
जो प्रोफेसर थे, टीचर्स थे, वही विरोध कर रहे थे। इसीलिए मजबूर होकर के 1917 में अगर ये देखा जाए, एक कमीशन के आने की बात की जाएगी, यानी एक सैडलर कमीशन को लाया जाएगा इसकी समीक्षा करने के लिए। लेकिन उसके पहले समझिएगा कि 1913 का एक शिक्षा संबंधी घोषणा पत्र आएगा, उस परिवर्तन करना चाहेगा, उसके द्वारा कुछ प्रयास किया जाएगा कि जो लोगों में असंतोष है, यानी कि जो विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 की बातें हैं, जो उससे लोग संतुष्ट नहीं हैं, और सुधार करने के लिए घोषणा पत्र जारी किया जाता है ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा। इसकी आगे कहानी क्या है, कैसे है, 1913 का जो शैक्षिक घोषणा पत्र है कैसे जारी करेगा, कौन जारी करेगा, सारी बातें और सैडलर कमीशन की यात्रा, यानी शिक्षा के विकास में जितने भी कमीशन बने हुए हैं, बहुत बारीकी से, बहुत सूक्ष्म चीज़ों को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आनंद लेना है तो बने रहिए, नेक्स्ट लेक्चर को इंतजार कीजिए।